अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम हमारे टॉक शो में जुड़ने के लिए, जहाँ पे हम बात करते हैं लाइफ के उन मौज़ूओं के बारे में जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और आज का जो टॉपिक है, वो है डेंटिस्ट्री। हमारे साथ आज एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जिन्होंने डेंटिस्ट्री में महारत हासिल की है, डॉक्टर आसिम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया है हमारे टॉक शो के लिए। डॉक्टर साहब, पहले तो बेसिक ही सवाल कर लेते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं जी। आसिम से डॉक्टर आसिम का सफर शुरू कैसे हुआ? देखिए, मेरा एक मानना है कि हमें वही अपना फ्यूचर बनाना चाहिए जिसका हमें शौक हो। बिल्कुल। तो डेंटिस्ट्री मैंने शौकिया तौर पे ही लिया था, क्योंकि मुझे खुद से बड़ा मन था कि मैं एज डेंटिस्ट ही बनूं। दो मुझे एमबीबीएस का ऑप्शन मेरे फादर ने दिया था, लेकिन मैंने उसको छोड़ के डेंटिस्ट्री लिया। ओके। सो एट दैट टाइम मैं भी नहीं जानता था कि डेंटिस्ट्री में क्या है, कैसा है, बट आई डोंट नो कि मुझे डेंटिस्ट बनने का शौक क्यों था। सो उस दिन से लेके इस दिन तक मुझे कभी नहीं लगा कि डेंटिस्ट्री कुछ ऐसा साइंस नहीं था जिसमें कुछ एक्शन नहीं है, जिसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, जिसमें कोई काम करने में मजा नहीं। तो डेंटिस्ट्री में हर एक चीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम सर्जरीज, कॉस्मेटिक, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, या तो लोगों का पेन रिलीव करना, ये सब चीजें इंक्लूडेड है। तो शौकिया तौर पे मैंने डेंटिस्ट्री लिया था। मेरा अपना करियर मुझे डेंटिस्ट्री में ही लगा, तो मेरे पे ये थोपा नहीं गया। आई टुक इट बाय माय ओन विल, बाय माय ओन चॉइस। इसलिए मेरे लिए ये सफर बहुत ही अच्छा था। जी। जब कोई काम मन से किया जाए तो अच्छा लगता है, उसमें उतार चढ़ाव भी देखने होते हैं, लेकिन वो उतार चढ़ाव भी अच्छे लगते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे, आखिर पे जब देखते हैं तो हर एक चीज अच्छी लगती है। जी। तो कभी ऐसा लगा है कि एमबीबीएस के लिए क्यों नहीं गया? कभी लगता है, बट इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अपने काम को जानते हैं, अपने काम में महारत रखते हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यू विल ऑलवेज फील कंफर्टेबल ऑन योर साइड। सो लगता है कभी कि हाँ, इससे ज्यादा भी करना चाहिए था। फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया इस। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया, फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर, फ्रॉम माय एंट्रेंस टू टिल डेट, आज तक के डेट तक के लिए। ये तो मदर फादर की दुआएं होती हैं जो हमको इस जगह तक पहुंचाती हैं। तो डॉक्टर साहब, हम दांतों के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इशू है अभी जिसमें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है अभी लोगों में, एंड दैट्स ओरल कैंसर। सर, क्या होता है ये और कॉजेज क्या होती है इस चीज़ के? कैंसर की बात करें तो कैंसर जो है, पिछले साल 2022 में करीब 14 लाख केस, 14,60,000 के करीब कुछ नए केसेस इंडिया में देखे गए थे कैंसर के। और हम जानते हैं कैंसर के बहुत वजह हैं, और उस वजह में टोबैको सबसे हाईएस्ट नंबर पे है। जी। इस कैंसर में जो ऑरल कैंसर है, वो ऑरल कैंसर 30% कैंसर बनाता है। जी। जो कि मत समझ लीजिए, अगर 10 लाख केसेस हैं तो उसमें 3 लाख सीधे ही जी। ऑरल कैंसर के केसेस होते हैं। और इंडिया में ऑरल कैंसर की तादाद ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो पान मसाला, जी। बीटल नट, जो टोबैको च्यूइंग है, उसकी वजह से टोबैको का जो है प्रेवलेंस ज्यादा रहता है। जी। इसमें सिर्फ टोबैको ही एक जिम्मेदार चीज नहीं है। हमें ये बहुत ख्याल रखना चाहिए कि कभी जो एक छोटा सा टूटा हुआ दांत, दांत का एक शार्प एज, नोकीला हिस्सा दांत का दांत टूट जाता है तो अक्सर लोग उसको छोड़ देते हैं। जी। लेकिन जो उसका वो तेज नोकीला हिस्सा हमारी जबान या हमारे गाल को काटता है, वो कैंसर का सबब होता है। ओके। ये चीज लोग नहीं जानते, समझते हैं दांत टूट गया, इसमें दर्द हो नहीं रहा है, चाहे टूटा है, शार्प है, नोकीला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी।
लेकिन ये चीज लोगों को समझनी चाहिए कि वो एक नोकीला दांत जी। कैंसर का सबब बन सकता है। और अवेयरनेस भी उस लेवल की है ही नहीं अभी। कोशिश करते हैं हम लोगों को समझाने की, लोगों को इन इन चीजों से जो हम उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, उन तक खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कोई समझना चाहे। जी। अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। जैसे हम कोविड के टाइम पे कोविड को समझना चाहते थे बिल्कुल। और हमने समझा, जी। तभी हमने उस पर कंट्रोल किया। जी। अगर हम उस तरीके से अपने दांतों की सेहत, डेंटल ऑरल हेल्थ को समझना चाहे तो हम डेफिनेटली इस पे भी अच्छे से काबू कर लेंगे। ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते हैं। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन भी एक वजह है दांतों की बीमारी का? देखिए, डिप्रेशन बजाते डिप्रेशन बहुत बीमारियों की वजह है। जी। और डिप्रेशन एक ऐसी सिस्टमिक डिजीज है जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स इंक्लूड हो जाते हैं। एक इंसान जो डिप्रेशन में रहता है वो अपना केयर नहीं कर पाता या केयर नहीं करना चाहता। बिल्कुल। फिर हम उसे कुछ ऐसी अद्वियात देते हैं जिससे मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों में दिक्कत आ जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये एक एडिड इफेक्ट होता है। जो एक मरीज होता है, दिमागी मरीज होता है, वो पहले अपने दांत साफ नहीं करता, उसके दांतों पे बहुत सारा कैलकुलस जमा हो जाता है, प्लाक जमा हो जाता है, जिससे इन्फ्लेमेशन होती है। फिर हम उसे कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो मेडिसिन से और इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उससे ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये एक दो चीज आपस में मिल के इस चीज को वर्सन कर देते हैं, बुरा बना देते हैं और खराब बना देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट्स का ये हाल होता है कि उनके सिर्फ मसूड़े दिखते हैं, दांत दिखते नहीं है। मसूड़ों के अंदर चले मसूड़े इतने सूज गए होते हैं। तो डेफिनेटली मैं ये मानूंगा कि जिन पेशेंट्स का ऐसा इलाज चल रहा हो, डिप्रेशन का इलाज चल रहा हो या कोई ऐसी बीमारी हो जिससे पेशेंट नॉर्मल मेंटल बिहेवियर ना रखता हो, तो उनका खास इलाज होना चाहिए। जी। उनके लिए चाहे उनके पेरेंट्स हो, उनके केयर टेकर्स हो, उनके लिए खास तरीके से उनको चाहे 6 माहाना 3 माहाना उनको एक डेंटल चेकअप जरूरी कराना चाहिए। सर मैंने कहीं पे सुना था कि अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक है। इस पे आपका क्या कहना है सर? हम साइंटिफिकली कहते हैं ऑरल हेल्थ इज द गेटवे टू जनरल हेल्थ। ओके। तो ये एक टर्म है जो हम कहते हैं कि हमारा मुंह जो है, सेहत दंदान, ये हमारा पूरे जिस्म की सेहत का एक आईना है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे मुंह में जाहिर होती हैं या जिनके असरात हमारे मुंह में जाहिर होते हैं बीमारी आने से पहले। जी। या कोई ऐसी बीमारियां हैं जो हमें होती हैं, उनके असरात हमारे मुंह में मसूड़ों पे दांतों पे असर होते हैं। या कोई ऐसी बीमारियां हैं जिनके असरात हमारी जबड़े की हड्डी पे होते हैं। तो ये बहुत रिलेटेड है आपस में, दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है। हो सकता है कभी दांत का मसूड़े का इन्फेक्शन हार्ट में लॉन्च हो जाए और डिजीज हो जाए। जस्ट एंडोकार्डाइटिस एक डिजीज है, दिल का इन्फेक्शन समझ लीजिए। उसका एक कॉज मसूड़े का इन्फेक्शन है। ऐसे ही डायबिटीज है, जिसको डायबिटीज का असर उसके मसूड़ों पे है। तो मसूड़े खराब हो जाना, दांत ढीले हो जाना, उनकी हड्डी कम हो जाना, किसी का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, या थायराइड में कुछ ऐसी थायराइड प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां बोन लॉस हो जाता है। तो वो बोन लॉस की वजह से मसूड़े भी खराब हो जाते हैं, दांत ढीले पड़ जाते हैं, दांत गिर जाते हैं। तो ये डेफिनेटली जो हमारे मुंह का सेहत है उसका असर हमारे पूरे जिस्म पे है, और पूरे जिस्म में जो बीमारियां या पूरे जिस्म का असर हमारे मुंह में दिखता है। बिल्कुल। बहुत सारी बीमारियां जो हम मुंह से पता कर सकते हैं कि जिस्म में ये बीमारी है, जिसको कहते हैं ना अर्ली डायग्नोसिस। बिल्कुल। हम कहते हैं हमारे जिस्म में कुछ मार्कर्स होते हैं जिससे बीमारी का पता लगाया जा सकता है, मार्कर्स उनको कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मार्कर्स हैं, बहुत सारी डिजीज के जो मुंह में हमें अपने मसूड़ों पे, दांतों पे या बक्कल कैविटी या जो हमारा पूरा स्किन है, जो ऑरल म्यूकोजा है, उसमें दिख सकते हैं बहुत सारी बीमारियों के। इसलिए
तो डेफिनेटली oral health is a gateway to general health, and general health और oral health are correlated to each other. सर अब एक जनरल सा सवाल है कि टूथब्रश करने का सही तरीका क्या है? देखिए, टूथब्रश करने का सही तरीका बच्चे को उस उम्र में सिखाना चाहिए जब वो टूथब्रश स्टार्ट करता है। ओके। अगर मैं आपकी उम्र में आपको बताऊं कि आप जी टूथब्रश इस तरीके से नहीं करें, आप टूथब्रश को एक 45 डिग्री एंगल पे पकड़ के उसको फिर ऊपर नीचे हिलाएं, नीचे ऐसे ऊपर हिलाएं, तो आपके जो हाथ का ऑलरेडी मोशन बना हुआ है सुबह ब्रश करने का, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप समझ लीजिए, इट इज अ सिंपल, आप एक लेफ्ट हैंड ड्राइव कार और राइट हैंड ड्राइव कार लेंगे, गाड़ी दोनों है, सेम चीज है, सेम गाड़ी है, सेम स्टीयरिंग है, लेकिन कितना मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करने में एक चीज से दूसरी चीज में। सिमिलरली अगर मैं आपकी मोशन 25-26 साल पे चेंज करना चाहूँ, आई वांट टू चेंज कि आप किस तरीके से ब्रश करते हैं, वो बहुत मुश्किल होगा जी। अब हम बताएं कि जो बच्चा ऑलरेडी ब्रश करना सीख चुका है, जिसकी उम्र हो चुकी है कि उसने 10-5 साल ब्रश कर लिया और उसको कोई तरीका बताया नहीं गया, तो उसके लिए सबसे इजी तरीका है स्क्रब। तो गोल गोल घुमाए ब्रश को, पूरा मसूड़ों से लेके पूरे दांतों तक, सारे दांतों पे गोल गोल घुमाए ब्रश को। और अगर कोई सीख रहा है, जिसको हमें सिखाना है, किसी बच्चे को ब्रश करना सिखाना है, तो उसके लिए एक मॉडिफाइड बास टेक्निक आता है जिसमें ब्रश को एक एंगल पे दांत पे रख के उसको ब्रश को ऐसे हिलाया जाता है और नीचे उसके जो ब्रिसल्स हैं वो ऐसे हिलेंगे ऊपर नीचे, वो मसूड़ों के पास से जाते हुए दांतों के बीच की जगह पे भी साफ करेंगे जी। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब ये सिखाया जाए पहले से तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी हैंड की मूवमेंट्स वैसी ही बन जाएंगी, तो आप प्रोप्रियोसेप्शन आप सीख जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन अब जब ऑलरेडी कोई कर रहा है तो उसके लिए इजी है कि उसको गोल गोल घुमाए, ना कि ऐसे आरी की तरह चले। उस आरी की तरह ब्रश चलाने से हमारे दांतों की ऊपर वाली सतह, जिसको एनेमल कहते हैं, वो घिस जाता है। ब्रश 2 मिनट के लिए काफी है। ओके। आप 1 मिनट नीचे वाले जबड़े में दें, 1 मिनट ऊपर वाले जबड़े में दें, 30 सेकंड इस साइड, 30 सेकंड इस साइड, ये पूरा आप पे डिपेंड है आप कैसे ब्रश करेंगे। लेकिन ब्रश में हर एक पार्ट ऑफ टूथ, चाहे वो साइड का बक्कल साइड हो, गाल की तरफ से हो, अंदर जबान की साइड से हो, या ऊपर की सतह हो, चबाने वाली सतह, सारी सतह पे ब्रश हो जाना चाहिए। सर एक दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? देखिए, इस सवाल का जवाब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आजकल की जो ये हमारी जनरेशन या हमारा दौर जो चल रहा है, आज से कुछ 30-40 साल पहले मुश्किल से हमें कोई एक मिठाई मिलती थी खाने को, संडे सैटरडे कुछ ऐसा होता था, पार्टी होती थी तो हम कुछ खा लेते थे। घर पे भी अगर कुछ बनता था तो नमकीन ही बनता, और अगर कुछ हम फास्ट फूड में खाते थे तो वो एक समझ लीजिए गाजर, मूली, सेब, कुछ ऐसी चीजें होती थी, फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। उनमें एक अपना फाइबर होता है जिससे दांत साफ होता रहता है आप चबाते हैं तो। ठीक। लेकिन आजकल की डेट में हम ऐसा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और दिन में 10 बार 20 बार चॉकलेट खा लेते हैं, या एक आधे घंटे के लिए च्युइंगम चबा लेते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से हमारे मुंह में कंटिन्यू शुगर का जो है इनटेक कंटिन्यू रहता है। बिल्कुल। तो इस केस में ब्रश हमें मिनिमम तो 2 बार करना ही चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में सुबह का ब्रेकफास्ट के बाद, और ब्रेकफास्ट के बाद जब बच्चा स्कूल जाने वाला, ब्रेकफास्ट करके फिर उसको ब्रश कराएं और स्कूल भेज दें, और इवनिंग में सोने से पहले। देखिए, इसके बाद बच्चा स्कूल चला जाएगा या मैं ऑफिस चला जाऊंगा, आप ऑफिस चले जाएंगे, तो ऑफिस में समझ लीजिए 8 बजे से 12 बजे तक, जब तक रिसेस होगा, लंच ब्रेक होगा या हमारा लंच ब्रेक होगा, हम ज्यादा कुछ खाएंगे नहीं, तो इतनी देर वो जो टूथपेस्ट का असर है वो हमारे दांतों पे रहेगा, उसमें जो अद्वियात हैं वो हमारे दांतों पे असर करती रहेंगे। अब अगर हमने सुबह ब्रश किया फिर नाश्ता किया तो वो अद्वियात भी हम खा गए, बिल्कुल, तो उनका कोई फर्क पड़ा नहीं, और जो बचा कुचा खाना दांतों में रह गया वो भी उधर ही रह गया, उससे और सड़न हो जाएगी। इसलिए ब्रश हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद होना चाहिए। बिल्कुल सर, शायद ये मैंने पहली बार सुना है कि ब्रेकफास्ट के बाद, क्योंकि हम बचपन से पहले ही करते हैं। तभी हम कह रहे हैं अगर हम समझना चाहें तो हम समझेंगे, जब हम नहीं समझना चाहते हैं तो हम नहीं समझेंगे। अगर आपने या और जो भी लोग हैं जो देख रहे हैं, उन्होंने इस पे गौर किया होता
कि क्या सही है ब्रश सुबह उठ के ही ब्रश करेंगे, क्या सही है कि नहीं, तो हम सीखते हैं। बिल्कुल। जैसे हम इंटरनेट पे हर एक चीज खोल के देख लेते हैं और ये चीज भी देख लेते हैं, बिल्कुल। और हो सकता है हमारी तरफ से भी कोताहियां रहती हैं, हम भी नहीं बोल पाते या बोला नहीं है, हमने एजुकेट नहीं किया अपने पेशेंट्स को। बट ये है कि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद इज द बेस्ट टाइम। तो सर अब हम किसी ब्रांड को न चढ़ा रहे हैं न गिरा रहे हैं। सर अकॉर्डिंग टू यू कौन सा टूथपेस्ट हमारे लिए बेस्ट है? टूथपेस्ट एक ओवर द काउंटर ड्रग है। जी। ड्रग DRUG दवा है, ये ओवर द काउंटर बेची जाती है, मतलब आप इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट सारे टूथपेस्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सेम रहते हैं। जी। इसमें एक एब्रेसिव एजेंट समझ लीजिए, ह्यूमेक्टेंट समझ लीजिए, फ्लोराइड, एंटी कैरीज एक्टिविटी, इसमें ग्लिसरीन होते हैं, मतलब जो भी इसमें सारी चीजें हैं ये ऑलमोस्ट सब में एक जैसी रहती हैं। अब फिर कलर, टेस्ट, उनके जो स्मेल, उनका डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, और उसके बाद इसमें क्वांटिटी ऑफ दिस ड्रग वेरी हो सकती है। किस पेशेंट का कैसा ऑरल हाइजीन है उस हिसाब से उसको टूथपेस्ट दिया जाए। जी। किसी के मसूड़े खराब हैं तो उसके लिए ऐसा टूथपेस्ट हो जो मसूड़ों के लिए बेहतर हो। कोई बच्चा है जो बढ़ रहा है, उसके लिए ऐसा टूथपेस्ट हो जिसमें फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा हो, जिससे एंटी कैरीज या कीड़ा कम लगने की एक्टिविटी इसमें ज्यादा हो। तो ऐसा कोई एक नहीं, मैं ऐसा कोई सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये टूथपेस्ट या ऐसा टूथपेस्ट अच्छा है। ये उम्र के साथ, ऑरल हेल्थ के साथ, उसके साथ देखा जाए कि किस पेशेंट को कौन सा टूथपेस्ट चाहिए। जी। जीरियाट्रिक पेशेंट्स जिनकी बहुत एज होती है, उनके लिए अलग तरीके का टूथपेस्ट दिया जाए ताकि उनके मसूड़े भी ठीक रहे, उनका सेंसिटिविटी का इशू हो वो भी ठीक रहे। तो ऐसा कोई टूथपेस्ट मैं नहीं बताऊंगा कि कोई बेहतर है कोई कम है। हाँ, किसी एज तक के लिए नॉर्मल टूथपेस्ट बेटर है, फिर थोड़ी एज ज्यादा हो जाए तो उसमें मसूड़े का प्रॉब्लम हो जाए या कुछ हो जाए तो वैसे टूथपेस्ट लिए जाए जो मसूड़ों के लिए बेहतर हो। जीरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसे टूथपेस्ट दिए जाए जिनमें डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स हो, जिसमें ठंडा गर्म लगने का ये दवा हो कि वो उससे कम हो जाए। तो ऐसे ऐसे टूथपेस्ट है। नॉर्मली सारे टूथपेस्ट बराबर है आजकल WHO की तरफ से जो भी रूल्स, लॉज, रेगुलेशन है उसी के अंडर टूथपेस्ट बनते हैं। तो फ्लोराइड एक एंटीकेरियस एजेंट है जो टूथपेस्ट में डलता है, बाकी सारा नॉर्मल जो है वो इक्वल रहता है। किसी में टेस्ट का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, पैकेजिंग का डिफरेंस है, ब्रांडिंग का डिफरेंस है। बट हाँ, हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई ऐसा टूथपेस्ट लो जो ठीक ठाक ब्रांड का हो, जो कंट्रोल्ड, जिसमें कंट्रोल्ड ये सारे जो जूस डाले गए हैं, जो सारे ये केमिकल्स डाले गए हैं वो कंट्रोल्ड हो। ऐसा ना हो कि ज्यादा है या ऐसा ना हो कि कम है, जो कंट्रोल नॉर्मल हो। सर एक सवाल आया है कि जो हम दांतों की स्केलिंग करते हैं क्या ये ठीक है? देखिए, स्केलिंग हमें उसी पेशेंट में जरूरत पड़ेगी जिस पेशेंट के मुंह में दांतों पे कुछ लगा हो। बिल्कुल। चाहे वो स्टेन हो या ऊपर कुछ कैल्कुलस, हार्ड कैल्शियम डिपॉजिट्स या कुछ भी जमा हो गया। बिल्कुल। अगर वो ये शख्स ये समझता है कि सफाई करना बेहतर नहीं है, गंदा रखना ही बेहतर है, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब कोई भी दे सकता है कि वो वही गलत है। बिल्कुल। स्केलिंग करना कोई ऐसा इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं है कि इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं। आजकल के जो स्केलर्स हैं उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जिस वाइब्रेशन से हमारे दांतों पे लगे हुए स्टेन्स या कैलकुलस उड़ जाता है। ये दांत का कोई भी ऊपर सतही या ऊपर का सतह या ऊपर का लेयर कोई हटाता नहीं, कोई उठता नहीं है, कोई लेयर नहीं उठता है दांत का। तो इसका मतलब है कि दांत में कोई काटा पीटी नहीं होती, जो ऊपर लगा हुआ है वो उड़ जाता है। स्केलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंसिटिविटी का इशू होता है, मैं उस पे आ रहा हूं मैं। तो कोई इशू नहीं है स्केलिंग करने में। इशू ये हो जाता है कि पेशेंट हमारे पास 20, 25, 30, 40 साल की उम्र में स्केलिंग करने आता है, तब जब उसके दांतों पे एक अमाउंट ऑफ कैलकुलस जमा हो जाता है।
मोटा सा एक कैलकुलस जमा हो जाता है और उसके नीचे मसूड़ा सड़ गया होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर अपने हाथ पे 4 दिन के लिए बैंडेड लगाएंगे तो स्किन का क्या हाल होता है, वैसा ही हाल हमारे मसूड़े का हो जाता है, उससे बुरा हाल हो जाता है। क्योंकि स्किन तो एक ऐसा है, हमारा हार्ड है, जो ओरल म्यूकोजा है वो बहुत सॉफ्ट है, उसमें ऐसी लेयर्स नहीं होती हैं कि जो अटैक को अच्छे से झेल पाए। जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वहां पर, जरासीम होते हैं, वो केमिकल्स रिलीज करते हैं, उससे हमारे मसूड़े सड़ जाते हैं और एट लास्ट दांत का जो पूरा लेयर है, एक पार्ट है जो मसूड़े के अंदर होना चाहिए, वो सिर्फ उस कैलकुलस में रह जाता है। और जब वो कैलकुलस उड़ जाता है तो दांत का लेयर दिखता है। वो दांत जो मसूड़े में होना चाहिए था वो पूरा क्लियरली ओपन हो जाता है। पेशेंट को सेंसिटिविटी भी होती है और पेशेंट को लगता है कि मेरे दांत खुल गए, जबकि वो खुल नहीं गए होते, वो बेचारे आराम कर रहे होते हैं, अब तब वो अच्छे से खुल के जी रहे होते हैं। वो एक प्रॉब्लम है जो पेशेंट समझता है कि मेरे दांत खुल गए, लेकिन वो एक्चुअल में वो मैल हट जाता है, वो जगह खाली जबान से हमें लगती है और वहां पर ठंडा लगता है। तो जितनी जल्दी स्केलिंग की जाए, अगर आपको लगता है कि दांतों पे मैल चढ़ रहा है तो आपको उस पे स्केलिंग जल्दी से जल्दी करानी चाहिए। ये नहीं कि आप वेट करें कि फिर इतना सारा कैलकुलस जमा हो जाए, फिर आप उठाएंगे तो उसके साथ दांत का एक पूरा लेयर खुल जाए, दांत का रूट खुल जाए, तब तो डेफिनेटली सेंसिटिविटी भी होगी, तब आपके दांतों में मोबिलिटी भी आएगी। सो स्केलिंग आप करें या करते रहें, अगर आपको कैलकुलस ज्यादा होता है जमा तो आप रेगुलर स्केलिंग कराएं। ये वेट नहीं करना है कि बहुत सारा जमा हो जाएगा तब करेंगे। सर एक सवाल है कि खाना खाने के बाद हम लोग ज़्यादातर टूथपिक का यूज़ करते हैं या किसी धागे का यूज़ करते हैं, क्या ये ठीक तरीका है दांतों को साफ करने का? देखिए, टूथपिक तो यूज करना ठीक नहीं है। अब टूथपिक के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, कुछ ऐसे हॉलो टूथपिक्स होते हैं जो आप दांत के बीच में भरें तो वो टूट जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो कश्मीरी में बहुत सारे घास आते हैं, वो आप यूज करते हैं, बिल्कुल। तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। जो टूथपिक है वो एज सच तो यूज नहीं करनी चाहिए, उससे हमारे मसूड़े कटते हैं, मसूड़े नीचे भागते हैं और दांतों के बीच में जगह बढ़ जाती है, जिससे फूड लॉजमेंट और ज्यादा हो जाती है। धागा यूज करना या डेंटल फ्लॉस यूज करना सबसे बेहतर तरीका है। आप धागा यूज करें, आजकल छोटे फ्लॉसेस बने हुए मिलते हैं, वो ज्यादा इजी है यूज करना, वो यूज करें, वो सबसे बेहतर तरीका है। क्या हम लोग चारकोल का यूज़ करते हैं कभी दांतों के लिए, क्या ये ठीक है? चारकोल का यूज बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें यूज होती है दांत साफ करने के लिए। कश्मीर में एक ट्रेंड था, यहाँ पर कश्मीर की जो हम अगर हिस्ट्री में देखें, यहाँ पे जो टूथपेस्ट बनते थे, जो यहाँ पे लोकल टूथपेस्ट लोग बनाते थे, उसमें शहद डालते थे और चारकोल डालते थे और उससे बनाते थे। चारकोल एक्ट्स एज एब्रेसिव और चारकोल बहुत लाइट एब्रेसिव है, बहुत लाइट एब्रेसिव, उससे दांतों पे स्क्रैचेस ज्यादा नहीं लगते। तो शहद और चारकोल को मिला के उससे दांत साफ किए जाते थे। हाँ, आज के डेट में हमें चारकोल यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वी हैव गॉट ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल, तो आप क्यों चारकोल यूज करना चाहेंगे? इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि कोई चारकोल आज भी यूज करे। आज के लिए टूथपेस्ट बेटर, टूथपेस्ट यूज करें। बिल्कुल। सर आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई देखता रहता है और हम भी देखते रहते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो उनके अपने जो डेंटिस्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के बारे में सर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आज एक अरूज पे पहुंच चुकी है। क्या हमारे कश्मीर में ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कि अभी नहीं? कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री कश्मीर में बहुत ही ज्यादा अच्छी एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ के डेंटिस्ट बहुत अच्छे माहिर हैं, हैंड वर्क यहाँ के डेंटिस्ट का बहुत अच्छा है, और जो डेंटिस्ट यहाँ पर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करते हैं वो बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं एज कम्पेयर टू मेनी अदर प्लेसेस विद इन द कंट्री। कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है लेकिन डेफिनेटली आप एक देखिए, एक ट्रीटमेंट होता है जो आपकी मजबूरी है, एक ट्रीटमेंट होती है एक जो लक्ष्री आप करते हैं। बिल्कुल। तो दिस इज अ लक्ष्री, तो इसका ट्रीटमेंट डेफिनेट कॉस्ट डेफिनेटली हायर है। आजकल की डेट में टैटूज बनाते हैं, गोल्ड लगाते हैं, सिल्वर लगाते हैं, या आजकल की डेट में आप अपना स्माइल एक दिन में चेंज कर सकते हैं, वीनियर्स कर सकते हैं, लैमिनेट्स लगा सकते हैं, या आप ब्लीचिंग कर सकते हैं, दांतों का कलर चेंज कर सकते हैं। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में जिसमें हम एक पेशेंट का लुक विद इन आवर्स चेंज कर लेते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं होता है, होता है। अब हाउ मेनी पीपल सीक दिस ट्रीटमेंट, वो भी एक इफेक्ट है। हाउ मेनी पीपल कम फॉर दिस ट्रीटमेंट,
विद इन द स्टेट और विद इन जम्मू एंड कश्मीर, वो भी एक चीज है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम बॉम्बे जाके ही ठीक करा लें, तो शायद उनको एक बार ट्राई करना चाहिए। यू शुड गो टू सम लोकल डेंटिस्ट, ट्राई अ गुड डेंटिस्ट, एक बार चेक करें। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, देयर आर गुड डॉक्टर्स, वी डू इट परफेक्टली, देयर इज नो रीजन व्हाई पीपल शुड गो आउट एंड सीक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स। सर एक क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आया है कि दांत निकालना बेहतर है या रूट कनाल करना, क्योंकि अमूमन देखा गया है डेंटिस्ट ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते दांत निकालने को। देखिए, दांत निकालना तो मैं समझता हूँ दांत निकालना इज फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आपका दांत खराब है, हल्का सा खराब है, उसमें हम एक फिलिंग कर देंगे, फिलिंग से ठीक नहीं हुआ डीप फिलिंग कर देंगे, पल्प कैपिंग कर लेंगे, अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर लेंगे, रूट कैनाल नहीं हुआ तो हम उसको एंडोडोंटिक सर्जरी करके भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इनमें से कुछ नहीं कर सकता तो मतलब अब फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट, कुछ नहीं कर सकते। फिर एक ही इलाज रहता है कि आप उस दांत को निकाल दीजिए। तो दांत निकालना कभी बेहतर नहीं रहेगा, दांत बचाना हमेशा बेहतर रहेगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज द लास्ट ट्रीटमेंट जिसमें हम दांत बचा सकते हैं, आपको पेन फ्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट खराब है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट गलत है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट गलत नहीं, हाँ कोई करने वाला, कोई ऑपरेटर ट्रीटमेंट गलत तरीके से कर दे तो वो ऑपरेटर गलत है, लेकिन जो ऑपरेशन है वो गलत नहीं है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, आप अपने दांत बचा सकते हैं, यू कैन कीप देम फॉर लाइफ। फिर ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें, उसके बाद उस पर कैप लगाएं, उसको सिक्योर करें दांत को, तो दांत ठीक रहेगा। ऐसे नहीं खाली रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया फिर वो टूटा फूटा दांत रहता है मुंह में, ऐसा नहीं, कंप्लीट द ट्रीटमेंट। सर एक लास्ट का सवाल है कि हम जैसे कि अमूमन डॉक्टर्स के पास जाते हैं साल में 1 या 2 बार फुल बॉडी चेकअप करने के लिए, आप लोगों को क्या बताते हैं कि डेंटिस्ट के पास हमें कितनी बार जाना चाहिए मिनिमम 1 साल में? मिनिमम डेंटिस्ट के पास 6 मंथली जाना चाहिए। ओके, चाहे आपका कोई ट्रीटमेंट करना हो या ना करना हो, जिसको हम रेगुलर डेंटल चेकअप बोलेंगे। रेगुलर डेंटल चेकअप 6 मंथली होना चाहिए। आजकल की हमारी डाइट जिसमें इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट्स है, हमें ये बहुत जरूरी एक आदत बनानी चाहिए कि 6 मंथली हम डेंटल चेकअप करा लें। जो बच्चे जिनके दांत ज्यादा खराब होते हैं या जो एज जीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं, उनको 3 महीने में भी जाना चाहिए एक बार चेकअप कराने के लिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि डेंटिस्ट हमारा एक फैमिली डेंटिस्ट होता है, और डेंटिस्ट जो होते हैं ना बहुत मतलब पीपल चूज डेंटिस्ट, इट्स अ वेरी चूजी एक डॉक्टर के। हो सकता है एक बुखार किसी को हो जाए, जुकाम किसी को हो जाए, तो हम 2-4 डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ये नहीं अवेलेबल है तो उसके पास चले जाएं, वो नहीं अवेलेबल है तो थर्ड पर्सन के पास चले जाएं। लेकिन फॉर डेंटिस्ट पीपल आर वेरी चूजी एंड पर्टिकुलर कि मेरा डेंटिस्ट मेरा डेंटिस्ट। So they will come to a particular dentist. He is good, he is bad, but he is my dentist. So जो डेंटिस्ट है उसके पास आप जो है अपने डेंटिस्ट के पास आए, अपने डेंटिस्ट से ही इलाज कराएं, और जो डेंटिस्ट आप हमें बोले उसी से वैसा ही हमें करना चाहिए। तो डॉक्टर आसिम, आपका बहुत शुक्रिया इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी। तो दोस्तों, डेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।